हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भौतिक भूगोल और इसमें हम लोग दूसरी यूनिट पढ़ रहे थे। दूसरी यूनिट में अभी आपके कई सारे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे ज्वालामुखी आज मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। इसके बाद भूकंप और एक दो टॉपिक और हैं जो मैं आपको पढ़ा दूँगा। और जो है यूनिट 3 जो है उसको भी मैंने शुरू कर दिया है। उसमें मैंने चट्टानों के बारे में आपको पढ़ा दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका उद्गार कैसे होता है, कारण क्या है, कौन कौन से पदार्थ गैस निकलते हैं, उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, दुनिया में कौन से ज्वालामुखी सुषुप्त हैं, कौन से शांत हैं, कौन से सक्रिय हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। ज्वालामुखी किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है, यहाँ सबसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा इसमें हम लोग। और जो है कि ये थोड़ा आप कह सकते हैं बड़ा टॉपिक है, तो इसमें 2-3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग पहले आज कवर करते हैं जितना भी होगा और देखते हैं ज्वालामुखी क्या है। सबसे पहला इसमें एक आपको ध्यान रखना है एक बात का कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, जब कोई आपसे ज्वालामुखी की बात करे, ज्वालामुखी, ध्यान दीजिए, ज्वालामुखी क्या है, एक संरचना, एक स्ट्रक्चर है। ज्वालामुखी कैसे होता है, ऐसे ही एक संरचना होता है पर्वत के जैसा, तो यहाँ से ऊपर से लावा निकलता है। तो ज्वालामुखी क्या है, एक संरचना है, एक आकार है, एक प्रकार से स्ट्रक्चर है। जबकि ज्वालामुखीयता क्या है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो दोनों में क्या अंतर मोटे मोटे तौर पर है कि ज्वालामुखी एक स्ट्रक्चर, एक संरचना है, और ज्वालामुखीयता एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें कई सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं। ज्वालामुखी का उद्गार होना, उनसे विभिन्न पदार्थों का निकलना, मैग्मा का बनना, विस्फोट होना, ये सारी प्रक्रियाएं ज्वालामुखीयता के अंदर आती हैं। और ज्वालामुखी क्या है, एक संरचना। अब इसको हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। ज्वालामुखी क्या है, एक संरचना है जिसके सहारे भूगर्भ से विभिन्न तप्त पदार्थों जैसे गैसों तथा चट्टानी टुकड़ों आदि का उद्गार होता है। यानी ज्वालामुखी मैंने बताया ना, एक संरचना है, ऐसी एक संरचना है, और इसके सहारे पृथ्वी के भीतर से यानी भूगर्भ से क्या निकलता है, तप्त पदार्थ निकलता है, गैस निकलता है, लावा निकलता है। ये तो होगा ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखीयता क्या है, एक क्रिया है। मैंने बताया था एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया या क्रिया है। इसके अंतर्गत भूगर्भ में मैग्मा तथा गैसों आदि का निर्माण होता है। उनकी ऊपरमुखी गति यानी ऊपर की ओर गति, ये भी शामिल होता है, तथा भूपृष्ठ पर उद्गारित होने जैसी समस्त गतिविधियां शामिल की जाती हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता क्या है। ज्वालामुखीयता क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें मैग्मा का निर्माण, उसका ऊपर की ओर गति, और फिर पृथ्वी की सतह पर उसका उत्पन्न होना, ये सारी प्रक्रिया इसमें शामिल होती हैं। जबकि ज्वालामुखी क्या है, एक संरचना है। अब ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या है, क्यों ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो पिछले मैंने कई सारे सिद्धांत पढ़ाए हैं महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित। अगर उन सिद्धांतों को आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक सिद्धांत मैंने आपको बताया था, संवहन धारा का सिद्धांत। संवहन धारा का सिद्धांत जो है, अगर वो आपने देखा वो वीडियो, तो आपको पता हो जाएगा कि ज्वालामुखी उत्पन्न क्यों होता है। तो एक कारण तो वो है, संवहन धाराएं पृथ्वी के भूगर्भ से निकलती हैं, क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भ में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो स्वतः विखंडित होते रहते हैं, और वे चट्टानों को अंदर गलाते रहते हैं। वे चट्टान जो हैं, गले हुए चट्टान ऊपर आने की कोशिश करते हैं और पृथ्वी की परत में ठोकर मारते हैं, कभी कभी तोड़कर निकल आते हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। तो एक कारण तो संवहन धाराओं का ऊपर की ओर गति करना है। और कारणों की बात करें हम तो देखिए, पहला हम यहाँ पे लिख सकते हैं पृथ्वी के अंदर गर्मी और दबाव। पृथ्वी के अंदर गर्मी है, दबाव है। गर्मी कैसे है, तो मैंने बताया रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जो बहुत ही तप्त और गर्म पदार्थों का निर्माण करता है। उन पदार्थों में जब जल का मिश्रण होता है, दरारों के माध्यम से जब उन पदार्थों में, गर्म गलित पदार्थों में जल पहुंचता है, तो भाप बन जाता है, और भाप बन के
वो ऊपर की परतों को तोड़ता है, दबाव डालता है। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ या पत्थर या मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है तो ज्वालामुखी फटता है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा है प्लेटों की हलचल। आपको पता होगा, मैंने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत भी पढ़ाया है, तो उसमें मैंने बताया है कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह परपटी है ये कई प्रकार के प्लेटों में विभाजित है। प्लेटें गतिमान रहती हैं। ऐसे प्लेटें जो रहती हैं ये कहीं अलग होती हैं तो कहीं जुड़ती रहती हैं, यानी प्लेटों में संचलन होता रहता है, हलचल होती रहती है। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब मान लीजिए जैसे ये कोई प्लेट है, ये प्लेट दो भागों में टूट गया, एक प्लेट इधर चला गया, एक हिस्सा इधर चला गया, तो बीच से क्या होगा, मैग्मा निकलेगा, तो ज्वालामुखी का निर्माण होगा। तो प्लेटों की हलचल से भी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। गैसों का दबाव मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ पाया जाता है, पत्थर पाया जाता है जो बहुत गर्म रहता है, और जब उसमें जल का मिश्रण होता है, पानी का मिश्रण होता है, तो गैस बनता है, भाप बनता है, और वो ऊपर आने की कोशिश करता है। देखिए, मैग्मा में फंसी हुई गैसें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। जब यह दबाव ज़्यादा हो जाता है तो विस्फोट होता है। और बात करें तो कुछ विशेष जगहें हैं, हॉट स्पॉट है, जैसे कई प्रकार की ऐसी हमारे यहाँ संरचनाएं या चट्टानें पाई जाती हैं जो बहुत पतली होती हैं, जहाँ की सतह बहुत कमज़ोर होती है, उसको हॉट स्पॉट क्षेत्र बोलते हैं। लिखा है कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पृथ्वी की सतह पतली होती है, तो वहाँ सीधे मैग्मा बाहर निकल आता है, यानी थोड़ा सा भी फोर्स लगाया ऊपर तो सतह टूट गई और मैग्मा बाहर आ गया। प्लेटों का खिसकना, जब एक प्लेट दूसरे से नीचे खिसक जाती है तो नीचे की प्लेट पिघलती है और मैग्मा बनता है। अब इसको समझ लीजिए। ये मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटें कैसे क्षेपित होती हैं। अभी प्लेट टेक्टोनिक में शायद आपका मैंने पढ़ा दिया या कुछ अभी शायद बचा हुआ उसका, तो उसको भी बता दूंगा। एक दो पॉइंट अभी उसमें बचा हुआ है, मैं शायद अभी नहीं बताया हूँ। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक का एक पार्ट बचा हुआ है। मैंने आपको नहीं बताया अभी कि प्लेटें कैसे टकराती हैं और कैसे क्षेपित होती हैं, तो उसको बता दूंगा। जैसे मान लीजिए एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, तो ये दोनों टकराएंगी तो एक प्लेट जो मोटी होगी, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, वो नीचे चली जाएगी और यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो नीचे गया ये वाला खंड ये पिघल जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गर्मी है, तप्त लावा है, वो इस चीज़ को पिघला देगा चट्टानों को, और इसका भी मैग्मा बन जाएगा। फिर ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो ये आपको मैंने बता दिया ज्वालामुखी के उद्गार के कारण। हालांकि डिटेल में बहुत कम ही पूछता है आपसे, लेकिन फिर भी जाने रहिए कि ज्वालामुखी कैसे निर्मित होता है और कैसे उत्पन्न होता है। अब हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले कुछ पदार्थों के बारे में। उनका नाम क्या है, बहुत बार पूछा जाता है 2-2 नंबर में, कि टेफ्रा क्या है, पायरोक्लास्ट क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो कई प्रकार की संरचनाएं, कई प्रकार के पदार्थ, गैस, द्रव बाहर आते हैं। पहला होता है ठोस या अर्धठोस, दूसरा होता है द्रव या अर्धद्रव, और तीसरा गैस है। यानी इतनी चीज़ें पृथ्वी के बाहर से ऊपर निकलती हैं जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। अब ठोस तथा अर्धठोस में कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान कई प्रकार के ठोस चट्टानी टुकड़े निकलते हैं। इन चट्टानी टुकड़ों को संयुक्त रूप से टेफ्रा कहा जाता है। यानी कि जब ज्वालामुखी फूटता है, विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी के मुख से कई प्रकार की बड़ी बड़ी चट्टानें निकलती हैं। उन चट्टानों को संयुक्त रूप से, यानी एक साथ क्या बोलते हैं? टेफ्रा। ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाले विभिन्न प्रकार के चट्टानी टुकड़ों में से प्रत्येक टुकड़ा को पायरोक्लास्ट बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? बहुत ही सिंपल सा अंतर है। मान लीजिए ये सारे टुकड़े निकले, तो इन टुकड़ों को अगर संयुक्त रूप से कहेंगे तो टेफ्रा बोलेंगे, लेकिन अगर एक एक टुकड़े को बोलेंगे कि ये वाला कौन सा टुकड़ा है, तो इसको पायरोक्लास्ट बोलेंगे। यानी एक एक टुकड़े को पायरोक्लास्ट बोलेंगे और सभी टुकड़ों को मिला करके टेफ्रा बोलेंगे। आकार के अनुसार पायरोक्लास्ट को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे
2 mm से कम आकार वाले चट्टानी टुकड़े ज्वालामुखी राख कहलाते हैं। यानी कि जिन कणों का आकार, जिन क्रिस्टल या कणों का आकार 2 mm से कम है, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो उनको राख बोलते हैं, ज्वालामुखी राख, और इसे ही सिंडर बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो हाथ में लिया हुआ है ये ज्वालामुखी राख या सिंडर है, बहुत ही छोटा छोटा है। मान लीजिए 2 mm से बड़ा और 64 mm से छोटा जो कण होता है, जो चट्टानी टुकड़ा होता है, उसको लैपली बोलते हैं। लैपली यहाँ देख लीजिए, ये सिंडर से बड़ा होता है, यानी सिंडर एकदम महीन कण होता है, आटे जैसी संरचना सिंडर, और चावल जैसी संरचना आप कह सकते हैं लैपली है। तो सिंडर से बड़ा लैपली होता है, और 64 mm से भी अधिक आकार वाला जो चट्टानी टुकड़ा होता है उसको ब्लॉक और बम बोलते हैं। ये देखिए, तो ये आप देख लीजिए, ये ठोस पदार्थ हैं जो ज्वालामुखी उत्पन्न होने के दौरान पृथ्वी की सतह पर बाहर आते हैं अंदर से। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी उद्गार में कई अन्य ठोस चट्टानें भी निकलती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, सिंडर और बम, ब्लॉक, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जैसे एक निकलता है प्यूमिस, एक छिद्रित चट्टान होती है जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण इसका घनत्व कम होता है और रंग भी हल्का होता है। तो इसमें क्या है कि भाई इसमें जो है सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इस कारण इसका घनत्व कम होता है और रंग हल्का होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्यूमिस क्या है। स्कोरिया एक होता है, ये भी एक प्रकार से छिद्रित चट्टान होती है जिसमें आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और इस कारण इसका घनत्व अधिक होता है, क्योंकि आयरन और मैग्नीशियम भारी घनत्व वाले तत्व हैं, तो इस कारण इसका भी घनत्व अधिक हो जाता है स्कोरिया का। ये सब क्या हैं? ये सब चट्टाने हैं, टुकड़े हैं। फिर एक होता है टफ, ज्वालामुखी राख के संगठित होने से निर्मित चट्टान टफ कहलाती है। यानी जो सिंडर है, बेसिकली सिंडर जिसको मैंने ज्वालामुखी राख बताया था, जब वे इकट्ठे हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो वो टफ का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये प्यूमिस है, छिद्रित इसको बोला गया। या ध्यान दीजिए, मैंने सारी चीज़ों में बोला है छिद्रित चट्टान। ये देखिए, छिद्रित चट्टान, छिद्रित चट्टान, इसका मतलब इसमें छेद होता है। देखिए, ये भी प्यूमिस भी छिद्रित है, स्कोरिया भी छिद्रित है, और ये टफ है। टफ किससे बनता है? सिंडर से। यानी सिंडर जब इकट्ठा हो जाता है, संगठित हो जाता है, तो उसी से टफ बन जाता है। सिंडर मतलब ज्वालामुखी राख। तो ये आपने देखा। अब ठोस और अर्धठोस आपने देख लिया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं द्रव और अर्धद्रव। भूगर्भ में चट्टानों के खनिजों के पिघलने से निर्मित गैस युक्त तरल एवं अर्ध तरल मिश्रण मैग्मा कहलाता है। भूगर्भ में चट्टानों के खनिजों के पिघलने से, यानी जो चट्टान के खनिज हैं, चट्टाने हैं, जब वे पिघल जाते हैं तो उससे द्रव अर्धद्रव का मिश्रण या मैग्मा तैयार होता है। जो मैग्मा होता है उसी की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर। ज्वालामुखी के भूपृष्ठ पर निकलता है, तब यह लावा कहलाता है। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है। मान लीजिए आपका ज्वालामुखी है, पहले यहाँ मान लीजिए ये आपकी प्लेट है, इसके ऊपर ज्वालामुखी स्थित है। कुछ इस प्रकार से ज्वालामुखी बना हुआ है, ये ज्वालामुखी का मुंह है। तो जो गर्म गलित पदार्थ है, जब वो प्लेट के अंदर है, मान लीजिए यहाँ अंदर है, ये मान लीजिए लाल कलर का जो है ये आपका तप्त गर्म पदार्थ है। ये जब प्लेट के अंदर है तब तक हम इसको मैग्मा बोलेंगे, और ये जब धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, ऐसे विस्फोट होकर बाहर आ जाए, तब बाहर जो आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे। तो लावा मैग्मा में यही अंतर है, जब पृथ्वी के सतह के अंदर होगा तो मैग्मा, और जब बाहर आ जाएगा तो लावा। लावा कई प्रकार का होता है, जैसे अम्लीय लावा, माध्यमिक लावा, क्षारीय लावा, अति क्षारीय लावा। किसी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, किसी में कम पाई जाती है, किसी में मीडियम पाई जाती है, तो उसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया है अम्लीय लावा, माध्यमिक लावा, क्षारीय लावा, अति क्षारीय लावा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, एसिडिक लावा, इंटरमीडिएट लावा, बेसिक लावा, अल्ट्रा बेसिक लावा। अम्लीय लावा क्या है? अम्लीय लावा यानी कि अम्लीय मैग्मा आप कहिए, लावा कहिए, तो इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा 63% होती है। अम्लीय लावा उसे कहते हैं जिस लावा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा
63% होती है। इसमें फेल्सपर व सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इसे फेल्सिक या सिलिसिक लावा भी कहते हैं। ये लावा गाढ़ा होता है, श्यान, श्यान का मतलब गाढ़ा, घनत्व तो कम होता है। इस लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इसका रंग हल्का होता है। श्यान लावा होने के कारण यह विस्फोट के साथ उद्दरित होता है। उद्दरित का मतलब उत्पन्न होता है। तो चूंकि ये गाढ़ा होता है, तो तेजी के साथ ऊपर की ओर आता है, विस्फोट के साथ निकलता है। इसका घनत्व तो कम होता है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। यह अभिसारी प्लेट किनारों के अंतर्गत आता है। तो मैंने बताया था आपको कि जो है कि अभी प्लेट टेक्टोनिक में आपका एक पार्ट बचा हुआ है, उसमें मैंने आपको अभिसारी प्लेट और अपसारी प्लेट ये सारी चीज़ें बतानी है, तो बता दूंगा। तो अभिसारी प्लेट बेसिकली वे प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से पास आती हैं। ये मान लीजिए दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो यहाँ अभिसारी प्लेट। और अपसारी प्लेट इसका होता है उल्टा। अपसारी में क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं ऐसे। तो अभिसारी का मतलब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तो उनके किनारों पर क्या है, इस प्रकार के ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अम्लीय लावा का उद्गार होता है। इससे ऊंचे लावा वाले शंकुओं का निर्माण होता है। और विश्व में स्रावित लावा का 10% अम्लीय लावा, यानी जितने लावा ज्वालामुखी से निकलते हैं उसमें से 10% हिस्सा इसी का है। रायोलाइट लावा ग्रेनाइट के पिघलने से बनता है, तो वो बेसिकली इसी प्रकार का लावा होता है। फिर है माध्यमिक लावा। माध्यमिक लावा क्या है, इसमें सिलिका की मात्रा 52 से 63% के बीच होती है, और मैग्नीशियम और फेरस इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसका तापमान 850 डिग्री से 1100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। विस्फोट की तीव्रता अम्लीय लावा की तुलना में कम होता है। यानी जो मैंने अभी आपको बताया अम्लीय लावा के बारे में, जिसमें 63% जो है पाया जाता है, उसकी तुलना में माध्यमिक लावा की जो विस्फोटक क्षमता होती है थोड़ी कम होती है। थोड़ा कम आवाज़ करके और थोड़ा आप कह सकते हैं शिलो इसका जो है विस्फोटन होता है। यह भी अपसारी प्लेट के किनारों के अंतर्गत आता है। उदाहरण की बात करें तो एंडेसाइट लावा जो है ये बेसाल्ट के पिघलने से निर्मित होता है। यानी जब बेसाल्ट पिघलता है तो किस लावा का निर्माण करता है, एंडेसाइट। और जब ग्रेनाइट पिघलता है तो रायोलाइट लावा का निर्माण करता है। अब तीसरा है क्षारीय लावा। इसमें सिलिका की मात्रा या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा 45 से 52% के बीच होती है। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है। ठीक है। इसमें 45 से 52%, और इसमें जो है 52 से 63, और पीछे वाले में 63 से ज़्यादा। हाँ सही है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा 45 से 52% के मध्य होती है। इसमें भी मैग्नीशियम और फेरस मौजूद होता है, इस कारण इसे मैफिक लावा भी कहते हैं। आस्यान होता है। आस्यान मतलब पतला होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, पतला होता है। इसका रंग गहरा होता है, घनत्व अधिक होता है, तापमान 1000 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, और यह लावा शांत रूप से उद्गारित होता है क्योंकि आस्यान होता है। मतलब ये धीरे धीरे निकलता है, दरारों के माध्यम से निकलता है एक प्रकार से। ये लावा ऐसे विस्फोट के साथ नहीं निकलता है, ऐसे से नहीं। ये लावा जो है धीरे धीरे ऐसे से निकलता है, दरारों के माध्यम से, ऐसे। यह हॉट स्पॉट तथा अपसारी प्लेट किनारों के अंतर्गत आता है। अपसारी में जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं वहाँ ये लावा निकलता है ऐसे बीच से। विश्व में स्रावित लावा का 90% लावा क्षारीय लावा होता है। जैसे बेसाल्टिक लावा यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, ये पेरिडोटाइट चट्टानों के पिघलने से निर्मित होता है। बेसाल्टिक लावा ये क्षारीय लावा है। फिर है अति क्षारीय लावा। इसमें 45% से कम होता है सिलिका की मात्रा या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा, और इसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो मैंने आपको ठोस बता दिया, द्रव बता दिया। अब गैस की बात करते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से गैसें भी कई प्रकार की निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नियॉन, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसें निकलती हैं।
तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत हो चुका है और यहाँ पे आप देखिए तो लगभग 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, उससे ज़्यादा हो गई है। तो आगे हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, उसको हम लोग बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।